कब तक हम सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या के लिए गिने जाएंगे और जनसंख्या के लिए हमें यूज किया जाएगा कि आपकी इतनी जनसंख्या है। जनगणना के बाद हमको सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यही होता रहेगा तो एक दिन यही समय आएगा कि हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला हम में से कोई भी नहीं होगा और हमारा मुस्तकबिल रखने वाला, हमारा नेतृत्व करने वाला हमारा कोई रहनुमा नहीं होगा। और यही दौर आएगा कि एनआरसी लागू कर और हम लोगों को बाहर किया जाएगा, जबरदस्ती डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। लेकिन अगर आज भी हम लोग एक हो जाएं, संभल जाएं, तो मेरी अगर 18% आबादी है तो 15% ही अगर उपस्थिति रहती है, मंत्रिमंडल में भी 15% उपस्थिति रहती है, तो हमारा आवाज़ उठाने वाला, हमारा बात रखने वाला रहेगा। नीतीश कुमार के द्वारा 9वीं बार मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है। उस मंत्रिमंडल के विस्तार में अगर हम देखने का प्रयास करें तो इसमें स्वर्ण जातियों को 6 मंत्री बनाया गया है, जबकि महादलित को 6 बनाया गया है और ईबीसी समाज से अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 6 मंत्री बनाए गए हैं तथा पिछड़ा वर्ग से 4 मंत्री और ईबीसी समाज यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से भी 4 मंत्री को बनाया गया है। और इसमें हम मुस्लिम समाज को देखें तो मुस्लिम समाज में मात्र 1 मंत्री को बनाया गया है, वो भी जमा खान को, जो पिछले बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। तो इसमें जमा खान को बनाए जाने से किसी को चिढ़ नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब नीतीश कुमार जी अपने नेतृत्व में ही जातीय जनगणना कराते हैं, जातीय जनगणना कराने का मूल उद्देश्य था कि इसमें जिस तरह से जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी जनसंख्या है, उसको उतनी भागीदारी दिया जाएगा। आप सिर्फ नौकरियों में भागीदारी देने की बात कर रहे हैं या फिर सदन में भी भागीदारी दीजिएगा, अपने मंच से लेकर मंत्रिमंडल तक भी भागीदारी दीजिएगा। अगर नहीं दे रहे हैं ये लोग तो किसी भी जात या किसी भी समाज के जो भी लोग उपेक्षित हैं, संविधान उन सभी लोगों को अधिकार देता है कि आप जिस तरह किसी के विरोध में बोल सकते हैं, किसी के विरोध में एक लोकतांत्रिक देश का मतलब कि आप आवाज उठा सकते हैं, अपने नेतृत्व का ताकत को दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से हम अगर किसी को वोट देकर मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हम अपना नेता भी बना सकते हैं, उसको नीचे भी गिरा सकते हैं। कम से कम इतना तो हो सकता है कि जो मुझे वहां से इग्नोर कर रहा है सदन में जाने से या मंत्रिमंडल में बैठने से, उसको बना नहीं सकते तो उसको बिगाड़ तो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है और सभी लोगों को ध्यान देते हुए यह बात जरूर ही सुनिश्चित करना है कि जहां मेरी जितनी ही भागीदारी हो सके, अगर कोई मुझे मेरा साथ देने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, केवल किस बात की सेकुलर की गवाही मुसलमान देता रहेगा और मुसलमान ही सिर्फ इस सेकुलरिज्म की दुहाई देते देते पिसाता रहेगा और हर जगह जहां भी सरकार में देने की बात आती है वहां से भी मुसलमानों को इग्नोर कर दिया जाता है। क्या सेकुलर होने का मतलब यही है कि सिर्फ मुसलमान ही पीछे का रखा जाए और मुसलमान की यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है? संविधान जबकि सबको बराबरी का अधिकार देता है, चाहे राजनीतिक अधिकार हो या सामाजिक अधिकार। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टियों कह कर और मुसलमानों का ठगने का काम किया जा रहा है। आज हम देखें तो मुसलमानों की 18% की आबादी जातीय जनगणना के बाद और मंत्रिमंडल में 1 व्यक्ति को जगह मिलता है। यह किस बात को दर्शाता है? यह भी बात हम देखने का प्रयास करें और अपने नेता को खुद से तैयार करें। जब ये लोग पार्टी बनाकर और पूरे भारत में लड़ाई को लड़ सकते हैं, अपनी राजनीतिक दल रख सकते हैं, तो हमें भी अपने राजनीतिक दल, अपने नेता को रखना चाहिए और इस तरह से सभी के लिए लड़ाइयों को लड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें लड़ने के लिए किसी व्यक्ति से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, यह संविधान अधिकार देता है।